हेलो गाइस, क्या हाल चाल। उम्मीद करता हूँ आप लोग काफ़ी अच्छे होंगे। और आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग देखने वाले हैं लास्ट मिनट टिप्स फॉर योर क्लास 9 साइंस टर्म 2 एग्जाम। अगर आप वो बच्चे हो जिसका एग्जाम 1 से 2 दिन बाद है या फिर आपका एग्जाम 3-4 दिन बाद भी है, तो ये वीडियो आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस वक्त, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं आपको एक रोड मैप देने वाला हूँ कि आखिर के 1 से 2 दिनों में आपको किस रोड मैप को, किस रिसोर्स को फॉलो करना है। इसके अलावा लास्ट में मैं आपको कुछ बेसिक इंपॉर्टेंट टिप्स दूंगा जिसको फॉलो कर आप अपने एग्जाम में बिना किसी एक्स्ट्रा एफर्ट के आप 5 से 6 मार्क्स आपके एग्जाम में इंक्रीज हो सकते हैं। सो मेक श्योर कि यार ये बहुत ही छोटी वीडियो है, मेक श्योर कि आप इस वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक देख लो, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। वैसे भी हमारे पास टाइम बहुत ही कम है। सो सबसे पहले तो एक छोटा सा अनाउंसमेंट कि आपका, जैसे मैंने मैथमेटिक्स में आपको NSQ दिया था, अब जो लोग मेरी वीडियोस देखते हैं उन्हें पता होगा NSQ मतलब होता है NCERT सेलेक्टेड क्वेश्चंस, ठीक है। तो आपके NCERT में जितने भी चैप्टर्स आ रहे हैं उनमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपके एग्जाम में 5-6 साल, पिछले 5 से 6 सालों में कई बार रिपीट हो चुके हैं या फिर जिनके आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, उन सभी को छांट के अलग करके, ठीक है, आपका टाइम बचाने के लिए मैंने आपके लिए वो मेहनत कर दी है, उन सभी को छांट के अलग कर दिया है, ठीक है। तो उसको पहले मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ। आपके टोटल 5 चैप्टर्स आ रहे हैं एग्जाम में। उन 5 चैप्टर्स के नोट्स आपके NCERT सेलेक्टेड क्वेश्चंस आपके यहाँ पे आपको PDF के फॉर्म में मिल जाएंगे, ठीक है। जैसे ये चैप्टर 3 है तो इसमें इन टेक्स्ट में कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और एक्सरसाइज में कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपको सिर्फ इतना ही क्वेश्चन करना है। बिलीव मी, अगर आपका 1 से 2 दिन या फिर 3-4 दिन बाकी है, NCERT के सिर्फ ये क्वेश्चन आपको करना है। इनके अलावा कहीं भटकने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इनके अलावा जो क्वेश्चन है वो उतने रेलिवेंट नहीं है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो आपको ज़्यादा भटकने की जरूरत नहीं है, आपको सब चीज़ इस चैनल पे फ्री ऑफ कॉस्ट में मिल जाती है, ठीक है। तो ये तो होगा आपका पहला अनाउंसमेंट कि भाई NSQ का PDF आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगा, तो आप जाकर आराम से डाउनलोड कर सकते हो। अब सीधा बिना किसी टाइम वेस्ट के बात करते हैं इस पर। तो देखो, मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन, कौन सा चैप्टर कितने मार्क्स का आ रहा है भैया, इसका क्या इंपॉर्टेंस है। देखो, रिवाइज तो हमें सारे चैप्टर करने हैं, है ना। अगर हमें 95% अब हमारा टारगेट है, अगर हमें 95% फोड़ना है अपने एग्जाम में, तो रिवाइज तो सभी चैप्टर्स करके जाने हैं, बट किस ऑर्डर में करना है वो तुम्हें इसके अकॉर्डिंग करना है। जिसके सबसे ज़्यादा मार्क्स है सबसे पहले उसको प्रायोरिटी दो, ठीक है। अब मान लो भाई कोई चैप्टर 5 मार्क्स का आ रहा है और तुम उस पर 10 घंटे से लगे पड़े हो, तो ये मत करना भाई। जिसका सबसे ज़्यादा वेटेज है उसको सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी दो। करने तो सारे ही हैं, बट सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी, सबसे पहली प्रायोरिटी उसको दो जो सबसे ज़्यादा वेटेज का है, ठीक है। तो आप इसको आराम से देख सकते हो, सब कुछ आपको PDF वगैरह डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगा, तो आराम से जाके खुद से इसको एनालाइज करके देख लेना, ठीक है। यहाँ पर मैं टाइम वेस्ट नहीं करूँगा क्योंकि टाइम बहुत कम है हमारे पास। अब बात करते हैं फटाफट कि भैया कौन से रोड मैप को, अगर हमारे पास 1 से 2 दिन बाकी है या फिर हमारे पास 3-4 दिन बाकी है, तो किस ऑर्डर में हमें पढ़ना है। क्योंकि काफ़ी बच्चे होते हैं जो कंफ्यूज होते हैं कि भैया आखिर के दिन में मैं NCERT पढूं या फिर भैया मैं PYQs करूं या फिर मैं अपने नोट्स पढूं, तो क्या पढूं। तो टेंशन मत लो यार, ठीक है। ये पूरा आपका प्रैक्टिकल टिप्स है, ठीक है, पूरा प्रैक्टिकल स्ट्रेटजी है। यही मतलब मैंने फॉलो किया था और यही मैं आपको रिकमेंड करूंगा। अगर आपके पास 1-2 दिन या फिर 3-4 दिन का समय है तो आप इस रोड मैप को फॉलो कर सकते हो। सबसे पहला काम, आपको एनिमेटेड नोट्स पढ़ना है। भैया नोट्स कहाँ मिलेंगे भाई, कहीं मत भटको। 9th क्लास के लिए पूरे यूट्यूब पे मैंने चैलेंज कर रखा था कि इससे अच्छे एनिमेटेड नोट्स फ्री ऑफ कॉस्ट में आपको नहीं मिलेंगे, ठीक है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओगे तो आपको सभी चैप्टर्स के, जितने भी चैप्टर्स आपके एग्जाम में आ रहे हैं, 5 चैप्टर्स के आपके नोट्स PDF फॉर्म में आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएंगे। तो भाई आराम से जाके, जैसी वीडियो खत्म होती है बाद में जाके आराम से डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। और आपके स्ट्रक्चर ऑफ एटम के नोट्स भी अपलोड हो चुके हैं, ठीक है। तो हाँ, मुझे पता है बहुत लेट हो चुका था, बट हाँ, स्ट्रक्चर ऑफ एटम के नोट्स भी फाइनली आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगा। तो भाई सभी चैप्टर के नोट्स जाके आराम से डाउनलोड कर सकते हो। सेकेंड काम, NSQ मैंने आपको दे रखा है, तो उसका भी PDF आपको, यानी NCERT सेलेक्टेड क्वेश्चंस, तो वो भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगा, आराम से जाके डाउनलोड कर सकते हो। तीसरा काम क्या है भाई, PYQs। अब PYQs एक काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ बन जाती है, क्योंकि PYQs से हमें आइडिया लगता है कि भाई किस लेवल के क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आ रहे हैं, है ना। ऑब्वियसली यार कि हमारा पेपर कितना टफ है, किस लेवल के क्वेश्चन होते हैं, उसके बारे में PYQs को देखना जरूरी है। तो PYQs अगर आपके पास है तो अच्छी बात है, अगर नहीं है तो भाई टेलीग्राम का लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, आपको PYQs मिल जाएंगे। मतलब कि सभी ब्रह्मास्त्र जो है ना, फ्री ऑफ कॉस्ट में, सब कुछ इस चैनल पे फ्री ऑफ कॉस्ट में मिलता है। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक जरूर करना वीडियो खत्म होने के बाद, अभी मत जाना। और लास्ट में मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, सैम्पल पेपर। भाई देखो, तुमने तैयारी कितनी भी कर ली है, तुमने सभी चैप्टर्स कर लिए, तुमने
किसी भी बुक से कर लिया। बट अगर आपने सैम्पल पेपर नहीं सॉल्व किए हैं, एटलीस्ट 5 से 6 सैम्पल पेपर अगर आपने पेपर से पहले अपने नहीं सॉल्व किए हैं, तो बिलीव मी आप अपने एग्जाम में कोई ना कोई ब्लंडर करके आओगे, कोई ना कोई आप मिस्टेक करके आओगे। ठीक है, तो आप किसी भी टॉपर्स का इंटरव्यू सुन लो, एटलीस्ट उन्होंने 5 से 6 सैम्पल पेपर अपने रियल एग्जाम से पहले सॉल्व करे होंगे। तो यार सैम्पल पेपर की अहमियत बहुत ज़्यादा है, उसको इग्नोर मत करना। सैम्पल पेपर आपको सॉल्व करना मस्ट है। अब यहाँ पे मैंने सैम्पल पेपर की बात कर ही ली है, तो मार्केट में आपको वैसे तो काफ़ी अलग अलग सैम्पल पेपर मिल जाएंगे, बट सबसे बेस्ट अगर सैम्पल पेपर की बात होती है तो हमेशा नाम आता है ओसवाल का। ठीक है, तो मैंने आपको पहले भी रिकमेंड किया था, दोबारा रिकमेंड करूंगा कि ओसवाल सैम्पल पेपर आपके लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा होगा। अगर आप उससे अपनी प्रैक्टिस करते हो, उससे अगर आप क्वेश्चन सॉल्व करते हो, तो आपके एग्जाम में रिपीट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। ठीक है, और इस बार तो एक काफ़ी अच्छा स्टेप लिया है ओसवाल वालों ने कि पहले क्या था यार कि हमें हर सब्जेक्ट के लिए अलग अलग सैम्पल पेपर लेना पड़ता था। पहले हम मैथ्स के लिए अलग लेते थे, साइंस के लिए अलग लेते थे, इंग्लिश के लिए अलग लेते थे। बट इस वक्त एक काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव लिया गया है ओसवाल द्वारा, तो हमें डेफिनेटली उनको अप्रिशिएट करना चाहिए। आपका सीबीएसई कंबाइंड सैम्पल पेपर लॉन्च हो चुका है। ठीक है, 9th क्लास के लिए बात कर रहा हूँ मैं। आपका सीबीएसई कंबाइंड सैम्पल पेपर लॉन्च हो चुका है, जिसके अंदर आपके सभी चैप्टर्स के, आपके चाहे वो मैथ हो गया, साइंस हो गया, एसएसटी हो गया, इंग्लिश हो गया, हिंदी हो गया, आपका संस्कृत हो गया, आपका कंप्यूटर एप्लीकेशन हो गया, मतलब भाई सभी सब्जेक्ट्स आपके सिर्फ एक बुक के अंदर कवर्ड हो चुके हैं। तो ऐसा पहले कभी भी नहीं हुआ था। ठीक है, एक अच्छा इनिशिएटिव लिया गया है ओसवाल द्वारा, तो हमें उनको अप्रिशिएट जरूर करना चाहिए। आपके सभी सब्जेक्ट्स के सभी सैम्पल पेपर आपको सिर्फ एक बुक के अंदर मिल जाएगा, तो आपको भटकने की जरूरत नहीं है। एक बुक परचेस कर लो, सभी सैम्पल पेपर सभी सब्जेक्ट्स की तैयारी आपकी हो जाएगी। ठीक है, उस सैम्पल पेपर में आपको हर सब्जेक्ट के 5 से 6 सैम्पल पेपर सॉल्व मिलेंगे। ठीक है, उसके अलावा आपको अनसॉल्व सैम्पल पेपर भी मिलेंगे। इसके अलावा जो सैम्पल पेपर है जो आपका रिलीज हुआ है ओसवाल द्वारा, वो आपका लेटेस्ट पैटर्न, सीबीएसई का लेटेस्ट पैटर्न है, उसके अकॉर्डिंग आपको सैम्पल पेपर बनाया गया है। ठीक है, मतलब आपके एग्जाम में डायरेक्ट आपके एग्जाम के लिए रेलिवेंट है वो सैम्पल पेपर। इसके अलावा आपको माइंड मैप वगैरह और कुछ ट्रिक्स वगैरह भी सैम्पल पेपर के अंदर देखने को मिल जाएगी। तो भाई देरी मत करो, टाइम बहुत कम है। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपका डायरेक्ट लिंक दिया गया है, जाओ और अभी के भी सैम्पल पेपर को परचेज करो। सो यहाँ तक हमने बात करी स्ट्रेटजी की और कुछ आपकी रिसोर्सेज की। ठीक है, बट अब बात करते हैं कुछ लास्ट मिनट टिप्स जो कि आप एग्जाम में जाके इंप्लीमेंट करने वाले हो। ठीक है, सो बहुत ही बेसिक टिप्स है, बट शायद आपके एग्जाम में ये 5 से 6 मार्क्स आपके इंक्रीज कर सकती है अगर आप इन बातों को ध्यान रखते हो। ठीक है, सो पहला टिप आपका है कि अटेम्प्ट इन सीक्वेंस। यार कोई कुछ भी बोले कि भाई जो आता है पहले वो करो, तो बट ऐसा नहीं होता है। ठीक है, रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता है। अगर आपको सीक्वेंस में अगर क्वेश्चन आते हैं सारे, तो आप सीक्वेंस में अटेम्प्ट करो। ठीक है, जिस ऑर्डर में आपका पेपर दे रखा है, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, आप उसी ऑर्डर में अटेम्प्ट करो। इससे एग्जामिनर पे काफ़ी पॉजिटिव इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, उसको चेक करने में आसानी होती है, तो आपको नंबर भी थोड़े अच्छे अच्छे देगा। ठीक है, ये बिलीव में होता है, साइकोलॉजिकल लेवल पर ये काफ़ी ट्रू होता है। तो ट्राई करो कि जितना हो सके सीक्वेंस में अटेम्प्ट करो। अगर बाई चांस आपको कोई क्वेश्चन नहीं आता है बीच में, तो उसको आप छोड़ सकते हो, बट ट्राई करो कि जितना हो सके उतना सीक्वेंस में ही अटेम्प्ट करो। ठीक है, सेकंड पॉइंट, एग्जाम्पल्स। जिस भी क्वेश्चन में अगर आपको लग रहा है कि मैं एग्जाम्पल दे सकता हूँ, प्लीज़ एग्जाम्पल दो। इससे एग्जामिनर को लगता है कि हाँ इस बच्चे को काफ़ी अच्छी नॉलेज है। ठीक है, तो एग्जाम्पल जहाँ भी दे सकते हो एग्जाम्पल दो। सेकंड क्या है कि डायग्राम। भाई जिस भी क्वेश्चन में अगर आपको लग रहा है कि मैं डायग्राम बना के आ सकता हूँ, अगर भले डायग्राम नहीं पूछा गया हो, बट अगर आपको लग रहा है कि हाँ मैं बना सकता हूँ डायग्राम, तो जरूर बना के आओ। ठीक है, और उसके बाद आपका यूनिट्स मतलब क्या है कि न्यूमेरिकल्स में खासकर अगर आपने भले ही पूरा आंसर ठीक किया हो और लास्ट में अगर आपने यूनिट्स नहीं लिखी हैं या फिर आपने गलत यूनिट लिख दी है, तो आधा मार्क्स तो आपका डायरेक्टली वहीं कट गया। ठीक है, आपकी पूरी मेहनत तो वहीं पे बर्बाद हो चुकी है। तो ध्यान रखना कि भाई यूनिट्स का आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। कोई भी न्यूमेरिकल आए, चाहे वो फिजिक्स का हो, केमिस्ट्री का हो, आराम से पहले सॉल्व करो। उसके बाद जो भी उसमें यूनिट यूज़ हो रही होगी, लास्ट में आंसर के साथ उसका यूनिट लिखना मत भूलना। ठीक है, क्योंकि काफ़ी ज़रा ये ब्लंडर मिस्टेक होती है, काफ़ी बच्चे जल्दीबाजी में भूल जाते हैं यूनिट्स लिखना। थर्ड पॉइंट है मेक मार्जिन्स। जब भी आपको आंसर शीट मिलती है, तो भाई 2-3 मिनट लगा के पहले दोनों तरफ आप मार्जिन्स ड्रॉ कर लो। ठीक है, ये आपका प्रेजेंटेशन का हिस्सा होता है और काफ़ी अच्छा आपका पेपर दिखता है उससे। ठीक है, तो प्रेजेंटेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। दोनों तरफ आप लोग मार्जिन बना लेना। ठीक है, आपको मुश्किल से 1 से 2 मिनट का समय लगेगा। इसके अलावा जब भी आप डिफरेंस का कोई आंसर लिख रहे हो ना, किन्हीं भी 2 चीज़ों के बीच में अगर आप डिफरेंस बता रहे हो, तो हमेशा कॉलम में
बना के उसको डिफरेंस बनाना, ठीक है। पैराग्राफ में डिफरेंस पर लिख देना, हमेशा पहले कॉलम बनाना, ठीक है, बीच में लाइन ड्रॉ करके कॉलम बनाना, उसके बाद उसमें डिफरेंस लिखना। और एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि जब भी आपका कोई भी आंसर खत्म होता है तो उसके बाद उसके बीच में एक मार्जिन ड्रॉ कर देना, क्योंकि कई बार क्या होता है कि भाई जल्दीबाजी में एग्जामिनर को नहीं पता लग पाता कि आपका कौन सा आंसर आपने किया है ना। तो अगर आपका कोई आंसर खत्म हो रहा है तो वहाँ पे एक बार मार्जिन ड्रॉ कर देना, जिससे एग्जामिनर को जो पेपर चेक करेगा उसे पता लग जाए कि हाँ ये आंसर यहाँ पे खत्म हो चुका है, ठीक है। और उसके बाद लास्ट टिप यही है कि भाई बी कॉन्फिडेंट, बी पॉजिटिव, है ना। आपका एग्जाम में जितनी भी तैयारी है आपकी, चाहे आपने 60% सिलेबस कवर किया हो, आपने 70% सिलेबस कवर किया हो, आपने 80% किया हो, आपने पूरा सिलेबस किया हो, बट कॉन्फिडेंट खुद पे रखना, खुद पे कॉन्फिडेंस रखना कि हाँ यार एग्जाम है, मैं एग्जाम में फोड़ के आ जाऊंगा, ठीक है। मैं आपको जल्दी से, ठीक है, टाइम वैसे तो बहुत कम है बट फिर भी आपको मैं जल्दी से एक छोटी सी स्टोरी बता देता हूँ कि जब भी मेरा 10वीं का बोर्ड एग्जाम था, ठीक है, जब मैं अपने 10वीं का बोर्ड एग्जाम देने गया था तो हर पेपर से पहले जब भी मेरे हाथ में क्वेश्चन पेपर आता था तो क्वेश्चन पेपर को मैं ये नहीं देखता था कि भाई कौन सा क्वेश्चन आया है ना, कौन सा मुझे आता है, कौन सा नहीं आता, मैं ये नहीं देखता था। जब भी मेरे हाथ में क्वेश्चन पेपर आता था सबसे पहले मैं आंख बंद करता था और खुद से ये बोलता था कि इस पेपर में फोड़ के आने वाला हूँ, ठीक है। तो इस लेवल का कॉन्फिडेंस आपके पास होना चाहिए, भले आपको आता या नहीं आता, बट जैसे ही आपके हाथ में क्वेश्चन पेपर आए तो खुद से ये बोलना कि इस एग्जाम में, इस पेपर में मैं फोड़ के आने वाला हूँ, ठीक है। सो बस इसी के साथ आज के इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं, समाप्त करते हैं, द एंड करते हैं। जल्दी मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। आपको जिस भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए आप कमेंट जरूर करना, मैं उसके ऊपर ट्राई करूँगा कि आपको जल्दी से जल्दी वीडियोस प्रोवाइड करूँ। सो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, सेफ रहना, टेक केयर एंड क्यों रुका तू है यहाँ, हो ना जाए मुझे तेरी याद, समय भी है हमारे खिलाफ, तू मुझ पे तेरा साया, हो ना जाए मुझे तेरी याद, समय भी है हमारे खिलाफ।